आइए स्टूडेंट, हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले रोल ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे इन प्लांट डिवेलपमेंट। तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है फॉर अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जब प्लांट शुरू में होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। डिवेलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव, स्टेम और लीव की डिवेलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन के बगैर बन ही नहीं सकती। इम्पार्ट ग्रीन कलर टू लीव्स, अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो फिर जो लीव्स हैं वो पेल येलो हो जाएंगे, ग्रीनिश, उनमें कलर ख़त्म हो जाएगा। इन्हांस यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट, जैसे बाकी तमाम फर्टिलाइज़र करते हैं ऐसे ही नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र भी प्लांट की यील्ड बढ़ाते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो वाइडली यूज़ होते हैं कौन कौन से हैं उसकी एग्जांपल देखिएगा। अमोनियम सल्फेट NH4 इसका फार्मूला होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये मिक्सचर होता है डिफरेंट रेशो में, तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट मौजूद होता है, अमोनियम नाइट्रेट मौजूद होता है। बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसमें कैल्शियम नाइट्रेट मौजूद होता है। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 इसका फार्मूला है। अमोनिया NH3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यूरिया NH2CO NH2, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, ये तमाम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज़ हो रहे हैं। इसमें बहुत अहम चीज़ है अमोनिया, वाहिद नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो लिक्विड स्टेट में यूज़ होता है, बाकी तमाम फर्टिलाइजर सॉलिड स्टेट में यूज़ होते हैं। ऑल अदर इन सॉलिड फॉर्म, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज अमोनिया। इसके बाद एक और बहुत अहम चीज़ है, ऑल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर एसिडिक, तमाम सॉइल को एसिडिक करेंगे इन तीन के अलावा, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। तो याद रखिएगा, नाइट्रेट कैल्शियम वाले, सोडियम और पोटाशियम वाले ये सॉइल को एसिडिक नहीं करते, बाकी तमाम एसिडिक करते हैं। तो बाकी तमाम जब सॉइल को एसिडिक करते हैं तो इसके लिए लाइम को रेगुलर इंटरवल में डालना पड़ता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के साथ लाइम भी यूज़ होता है, क्योंकि ये अदरवाइज सॉइल एसिडिक हो जाएगी। अब जो अमोनिया है ये एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ होगा, NH3 विदाउट वाटर। इसमें 80% नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अमोनिया में होता है। इसे 6 इंच सॉइल में इंजेक्ट किया जाता है टू अवॉइड सीपिंग आउट, ताकि ये ज़ाया ना हो, बाहर जाके इवेपोरेट ना हो, लिहाजा सॉइल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में जो सबसे अहम फर्टिलाइज़र है वो यूरिया है। यूरिया का फार्मूला होता है C+O NH2NH2। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज होता है। C+O NH2 ये एमाइड लिंकेज कहलाता है। तो यूरिया या कार्बामाइड, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है इन ऑल सॉलिड फर्टिलाइज़र। जितने भी सॉलिड फर्टिलाइज़र हैं नाइट्रोजन के, उसमें यूरिया में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। और आपने अभी पढ़ा था अमोनिया में नाइट्रोजन 82% होती है। लेकिन भाई ये सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं है, ये तो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो हम बात करें सॉलिड फर्टिलाइज़र की, सॉलिड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूरिया में ही होती है, 46%। इसे यूरिया को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसके 6 स्टेप हैं, जिनके नाम आपने सबसे पहले याद करने। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, प्रीलिंग। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बस आपने नाम याद करना है, इसकी डिटेल हमारी बुक में नहीं है, ना आपने इसकी डिटेल याद करनी है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हमने इसकी डिटेल बहुत बार पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में आपने हेबर प्रोसेस में से डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इसका जो कैटालिस्ट होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, आपने वहीं से याद करना है, यहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद नहीं है, ना आपने यहाँ से करनी है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसमें अमोनिया मिला देनी है, ये 1:2 की रेशो से। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड में अमोनिया मिला देंगे तो इससे अमोनियम कार्बामेट बनेगा, NH2 C+O ONH4। अमोनियम कार्बामेट जब ये बन जाएगा, इस अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन से यूरिया बनानी है। तो इसमें से देखें NH2 C+O NH2 तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, यहाँ पे से 2 H और एक O निकल के वाटर बना देंगे और ये यूरिया बन गया। यूरिया जब बन जाए इसकी कंसंट्रेशन करनी है, यूरिया का सोल्यूशन बनेगा। यूरिया सोल्यूशन इज हीटेड विद स्टीम, आपने स्टीम के साथ इसे गर्म करना है अंडर वैक्यूम लगा के। तो कंडीशन इसमें याद रखिएगा, इसकी कंसंट्रेशन कैसे होगी, स्टीम के साथ हीट करके। कहाँ पे, वैक्यूम में,
ये 2 स्टेज में मुकम्मल होता है। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो 99.7% मोल्टन यूरिया आपको मिल जाएगी। तमाम वाटर इसमें से वेपोरेट हो चुका होगा। तो ये जो मोल्टन यूरिया बनेगी, इसके बाद इसकी ड्रिलिंग की जाती है। ऊपर से मोल्टन यूरिया का स्प्रे किया जाता है नीचे की जानिब, और नीचे से एयर ऊपर की जानिब भेजी जाती है, जो कि जैसे उसे स्ट्राइक करेगी तो मोल्टन यूरिया को ठंडा करेगी। कूलिंग के प्रोसेस से मोल्टन यूरिया प्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रिल्स सॉलिड फॉर्म में नीचे गिरेंगे, जिन्हें स्टोरेज सेक्शन में भेज दिया जाता है। आइए स्टूडेंट, अब अमोनियम नाइट्रेट को डिस्कस करते हैं, जिसका फार्मूला NH4NO3 होता है। ये भी बहुत अहम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट 33 से 33.5% होती है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक वो कंपाउंड होते हैं जो कि हवा से मॉइस्चर को जज़ब करें और गीले हो जाएं। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? अमोनिया और नाइट्रिक एसिड आप आपस में मिला दें। ये अमोनिया बेस होता है, नाइट्रिक एसिड एसिड होता है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन का, जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनेगा सॉल्ट, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है ना। ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, लेकिन ये रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में होता है, तो साथ में वाटर भी होगा, तो ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है। इसमें से वाटर को वेपोरेट किया जाता है। वाटर जब इसमें से वेपोरेट हो जाएगा तो सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट रह जाएगा, इसे मेल्ट किया जाता है। तो पहले स्टेप में इसकी प्रिपरेशन के बाद वाटर को वेपोरेट करना है। वाटर वेपोरेट करने के बाद इसे मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद इसे स्प्रे करना है टॉवर में से। ऊपर से लिक्विड अमोनियम नाइट्रेट को स्प्रे किया जाएगा, नीचे से एयर आएगी, पर जब ये नीचे गिरेगा तो ये प्रिल्स की शक्ल में होगा। टाइनी हार्ड प्रिल्स बन जाएंगे, जिन्हें पैलेट्स भी कहा जाता है। तो ये प्रिल्स या पैलेट्स बनाने का फ़ायदा क्या है? इसके ये 3 एडवांटेज हैं। फ्री फ्रॉम डस्ट, ये जो प्रिल्स होते हैं इसमें डस्ट शामिल नहीं होती। अगर ये पाउडर फॉर्म में होता तो इसमें डस्ट शामिल होने का चांस ज़्यादा था। ईजी टू हैंडल, प्रिल्स को या पैलेट्स को हैंडल करना आसान है। ईजी टू स्प्रेड, इन्हें फसल पे स्प्रेड करना ज़्यादा आसान हो जाता है पाउडर की निस्बत। अमोनियम नाइट्रेट तमाम फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसे पैडी राइस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो नॉट यूज इन पैडी राइस। क्यों यूज़ नहीं किया जाता? क्योंकि पैडी राइस ना एक फ्लडेड फील्ड है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, और फ्लडेड फील्ड में जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं वो इस अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट यूज़ भी करेंगे ना, तो बैक्टीरिया इसे डिकम्पोज करेगा और इसे नाइट्रोजन गैस बना देगा। तो नाइट्रोजन गैस इन्वायरमेंट में शामिल हो जाएगी, तो आपका तमाम अमोनियम नाइट्रेट बिल्कुल बेकार जाएगा, ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। इसलिए इसे यूज़ नहीं किया जा सकता पैडी राइस में। इसे अकेला भी यूज़ किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को, या ऑल्सो यूज इन कम्बिनेशन विद लाइमस्टोन। इसे लाइमस्टोन के साथ मिला के भी यूज़ किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ऑयल ऑफ वाइटल भी कहा जाता है, इसे सबसे पहले जाबर बिन हयान ने 18वीं सेंचुरी में बनाया था, लेकिन यूरोप में 14 और 15 सेंचुरी में इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन शुरू हुई। इसकी अहमियत को देखते हुए ये नेचर में नहीं पाया जाता, लेकिन स्मॉल अमाउंट में कुछ स्प्रिंग या रिवर्स में पाया जाता है। बहुत कम रिवर्स या स्प्रिंग में बहुत कम मिकदार में मिलता है, तो नॉट अकर नेचुरली। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपने सल्फर या आयरन पायराइड को लेके उसे जलाना है, उसकी कंबस्टन से SO2 बनाना होता है, SO2 की ऑक्सीडेशन से SO3 बनाना होता है, SO3 में सल्फ्यूरिक एसिड मिला के ओलियम बनाना होता है, या इसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, और फिर ओलियम में वाटर डाल के इसकी डाइल्यूशन से सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना होता है। हम ये तमाम स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन को 4 मेजर स्टेप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सल्फर बर्नर, ठीक है, तो सल्फर को जलाया जाएगा, SO2 गैस की तैयारी का ये मेथड है। इसके बाद ये तमाम जो B है ना, प्योरीफाइंग यूनिट, इसमें तमाम स्टेप शामिल हैं। 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस करेंगे। प्योरीफाइंग यूनिट के बाद तीसरी स्टेज है कॉन्टैक्ट टावर या कॉन्टैक्ट चैम्बर, और चौथी स्टेज है एब्जॉर्प्शन टावर, ये एब्जॉर्प्शन यूनिट, ठीक है। तो 4 स्टेजेस: बर्नर, दूसरी प्योरीफाइंग यूनिट, तीसरी कॉन्टैक्ट टावर, और चौथी एब्जॉर्प्शन टावर या एब्जॉर्प्शन यूनिट। तो पहली स्टेज से शुरू करते हैं, सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में आपने मोल्टन सल्फर लेना है और एयर की मौजूदगी में उसे जला देना है। अगर आपके पास मोल्टन सल्फर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको लेना पड़ेगा आयरन पायराइड। तो दोनों इक्वेशन हम बना लेते हैं। अगर आपके पास सल्फर अवेलेबल है, उसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। या आप सल्फर की और ले लें आयरन के साथ, इसे आयरन पायराइड कहा जाता है, FeS2। इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं। इसकी रेशो याद रखिएगा, वरना बैलेंस करने में टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा।
4 ये और 11 O2, 4:11 के रेशो से आपने लेना है 2Fe2O3 बनेगा इसमें, और जितने भी सल्फर हैं 4 to 8 आपने SO2 बना देना है। ये पहली स्टेज थी सल्फर बढ़ना, जिसमें आपने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाया SO2 बना लिया, या सल्फर की और आयरन पायराइड को ऑक्सीजन के साथ जलाया और इसे सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, अब इसे आपने प्यूरीफाइंग यूनिट में ले जाना है। प्यूरीफाइंग यूनिट के डिफरेंट स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें है डस्ट रिमूवर। डस्ट रिमूवर में क्या होगा, SO2 गैस जब आएगी, अगर इसमें कुछ डस्ट वगैरह शामिल है तो उसे रिमूव किया जाएगा पहले चैम्बर में, डस्ट रिमूवर में। ये प्यूरीफाइंग यूनिट का पहला चैम्बर है। इसमें आपने ऊपर से स्टीम को इंट्रोड्यूस करना होता है। स्टीम डस्ट पार्टिकल को अपने साथ मिला के नीचे ले जाएगी, और जो SO2 है ये डस्ट से बिल्कुल प्योर हो जाएगा। इसे अगले स्टेज में आपने कूलिंग पाइप से गुजारना है। कूलिंग पाइप्स का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, क्योंकि जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड बनाई है बर्निंग के जरिए तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। फिर आप स्टीम में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन कूलिंग पाइप में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा। तो कूलिंग पाइप इसकी दूसरी स्टेज थी प्यूरीफाइंग यूनिट की। कूलिंग पाइप से आप इसे तीसरी स्टेज में ले जाएंगे प्यूरीफाइंग यूनिट की, जो है स्क्रबर। स्क्रबर में आप ऊपर से वाटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। स्क्रबर में ना गैस की वॉशिंग होगी। ये जो SO2 होता है ना, इनसोल्युबल होता है हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे SO2 वाटर के साथ हल नहीं होगा, वाटर यहाँ से नीचे बह जाएगा। लेकिन जब वाटर यहाँ से नीचे बह जाएगा तो SO2 को वो वॉश करता जाएगा। SO2 में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं पानी के साथ बह के नीचे चली जाएंगी। तो स्क्रबर चैम्बर में SO2 की वॉशिंग होती है। SO2 गैस अगले चैम्बर में जाएगी जो कि ड्रायर है, क्योंकि आपने पानी से वॉशिंग की है, वॉशिंग के नतीजे में उसमें मॉइस्चर आ गया है। तो ड्रायर में आपने अब सल्फ्यूरिक एसिड को ऊपर से डालना है। ये यहाँ पे कोक भरी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, वो ऐसा ऐसा ऊपर से टपकता रहता है, और ये SO2 में मौजूद मॉइस्चर को सल्फ्यूरिक एसिड अपने साथ भाग के नीचे ले जाएगा। SO2 गैस की शक्ल में ऊपर ही मौजूद रहेगी, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये SO2 में से जितना मॉइस्चर उसे डिहाइड्रेट कर देगा, नीचे ले जाएगा। इसलिए इसे ड्रायर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्राई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैम्बर है आर्सेनिक प्यूरीफायर। आर्सेनिक प्यूरीफायर में आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रखना है। यहाँ पे शेल्फ्स बनी होती हैं जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड आपने भर देना है। फेरिक हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है आर्सेनिक का, तो अगर यहाँ पे SO2 के साथ ट्रेस अमाउंट में आर्सेनिक मौजूद है तो FeOH थ्राइज उस आर्सेनिक को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। लिहाजा SO2 जब इसके बाद अगले चैम्बर में जाएगा तो उसमें से आर्सेनिक मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका होगा। आर्सेनिक रिमूव करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइजन होता है कैटलिस्ट का। हम इस रिएक्शन में V2O5 कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर आर्सेनिक को यहाँ रिमूव ना किया गया तो ये V2O5 को पॉइजन कर देगा और रिएक्शन आगे नहीं होगा। आर्सेनिक प्यूरीफायर के बाद टेस्टिंग बॉक्स में आ जाता है ये SO2, और यहाँ पे SO2 को बाहर से हेवी लाइट डाल के देखा जाता है कि क्या उसमें कोई पार्टिकल नज़र तो नहीं आ रहे डस्ट के या किसी और इम्प्योरिटी के। अगर कोई पार्टिकल उसमें नज़र आ रहे हो तो इसे दोबारा यहाँ पे भेज दिया जाता है और इस अमल से दोबारा गुजारा जाता है। अगर इसमें टेस्टिंग बॉक्स में कोई पार्टिकल नज़र ना आए लाइट डालने पे तो इसे नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया जाता है जो कि कॉन्टैक्ट टावर है। लेकिन प्यूरीफाइंग यूनिट में मैंने आपको जो चीज़ बताई मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले डस्ट रिमूवर था। डस्ट रिमूवर में आप क्या यूज़ कर रहे थे, स्टीम। ये अहम चीज़ें जो आ सकती हैं। इसके बाद कूलिंग पाइप में आपने टेम्परेचर क्या मेंटेन रखा, 100 डिग्री। ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसके बाद स्क्रबर में आपने वॉश किया किसके ज़रिए, वाटर के ज़रिए। SO2 जो है वो इंसोल्युबल है वाटर में एट हाई टेम्परेचर। ये बहुत अहम चीज़ है, ये आ सकती है। इसके बाद आप ड्रायर में लेकर, ड्रायर में आपने क्या चीज़ यूज़ की, आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जो कि कोक के साथ मौजूद था, जो उसमें से आहिस्ते से नीचे बह रहा था। आर्सेनिक प्यूरीफायर में बहुत अहम चीज़ आपने क्या यूज़ किया, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। टेस्टिंग बॉक्स में आपने क्या यूज़ किया, आपने लाइट यूज़ की। और इसके बाद आ जाए जी प्यूरीफाइंग यूनिट ख़त्म हो गया। इसके बाद आ गए कॉन्टैक्ट चैम्बर में। कॉन्टैक्ट चैम्बर में आपने SO2 की ऑक्सीडेशन करवानी है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। टेम्परेचर आपने रखना है 400 to 500 डिग्री। V2O5 आपने कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया और इससे SO3 बना दिया। ठीक है, ये SO3 का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें डेल्टा H हीट जो इवॉल्व होगी ना -269.3 किलो जाउल पर मोल। ठीक है,
क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इतनी हीट इवॉल्व होगी -269.3 किलो जूल पर मोल। तो ये कंडीशन खास कर याद रखनी है। कॉन्टैक्ट चैम्बर में ये यहाँ पे ना आयरन के कॉलम होते हैं। आयरन के कॉलम में आपने V2O5 कैटलिस्ट को भर दिया, SO2 जैसे ही आया वो यहाँ पे V2O5 कैटलिस्ट के साथ मिलेगा। आपने टेम्परेचर मेंटेन किया 400 से 500 डिग्री, तो इस टेम्परेचर पे आहिस्ता आहिस्ता SO2 SO3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्टैक्ट चैम्बर के पास जब SO3 बन जाएगा, इसे आप अगले चैम्बर में लेके जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन टावर है। एब्जॉर्प्शन टावर में 98% सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से बारिश की तरह फेंका जाता है, और जो SO3 गैस है वो यहाँ पे मौजूद है। SO3 गैस फ़ौरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगी और इससे बनेगा H2S2O7। इसे कहा जाता है ओलियम, या इसे कहा जाता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बनाने के बाद इसे वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है, H2S2O7 प्लस वाटर, और इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है एनी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन का। जितनी कंसनट्रेशन का आप बनाना चाहते हैं उतना वाटर डाल लें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके 4 मेजर पोर्शन थे। सल्फर बर्नर था, प्यूरीफाइंग यूनिट था, कॉन्टैक्ट टावर था और एब्जॉर्प्शन टावर था। सल्फर बर्नर में आपने सल्फर या आयरन पायराइड की कंबस्टन से SO2 गैस तैयार की। प्यूरीफाइंग यूनिट में डस्ट रिमूवर था, कूलिंग पाइप थे, स्क्रबर था, ड्रायर था, आर्सेनिक प्यूरीफायर था और टेस्टिंग बॉक्स था। डस्ट रिमूवर में आपने स्टीम की मदद से डस्ट को रिमूव किया, कूलिंग पाइप में आपने टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन किया, स्क्रबर में आपने वाटर से वॉशिंग की, SO2 पानी में हल नहीं होती हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद ड्रायर में आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसे ड्राई किया, जो उसमें मॉइस्चर आ गया था उसे रिमूव किया। इसके बाद आर्सेनिक प्यूरीफायर में आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, जिसने आर्सेनिक को रिमूव कर दिया। टेस्टिंग बॉक्स में आपने लाइट यूज़ की देखने के लिए कि क्या इसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं रह गई है। कॉन्टैक्ट टावर में आपने 400 से 500 डिग्री पे V2O5 कैटलिस्ट की मौजूदगी में SO2 की ऑक्सीडेशन से SO3 बनाया। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें -269 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व हुई। इसके बाद एब्जॉर्प्शन यूनिट में आपने SO3 को H2 से 498% जो था उसमें मिला के H2S2O7 बनाया, जिसे ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, या एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड विदाउट वाटर। और इस एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिला के सल्फ्यूरिक एसिड एनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का तैयार किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट, हम सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो 2 किस्म के रिएक्शन हमारे सिलेबस में शामिल हैं, एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एथानॉल और ये पेपर, शुगर, स्टार्च, वुड में सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट करता है और इन केमिकल से वाटर को रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड देखें, COOH का फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसमें कंसनट्रेटेड ऐड किया, क्या होगा, एक पोर्शन ये CO2 का बन जाएगा, एक पोर्शन CO का बन जाएगा, क्योंकि आपने H2O अलग करना हो ना, तो ये OH और ये H मिलकर H2O बना देंगे, ये CO2 और CO। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी ऑक्सैलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। वाटर तो सब में बनना है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे जब ये रिएक्ट करेगा तो वाटर तो बनना ही बनना है। फॉर्मिक एसिड के साथ क्या होगा, ACOOH जिसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले तो आपने इसमें वाटर बना देना है ना, H और ये OH मिलकर वाटर बना देंगे, बाकी जो बचा आपको पता लग जाएगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बननी है। एथानॉल के साथ आपने बहुत बार रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब एथानॉल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से OH निकलता है और साथ वाले कार्बन से H निकलता है, ये H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगी। ये रिएक्शन का जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पे सही मेंशन नहीं है, ये वही जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद किया था 140 से 170 डिग्री या 180 डिग्री भी एक जगह मेंशन हुआ है, वो ठीक टेम्परेचर है, यही आपने इसमें याद करना है। इस टेम्परेचर पे अल्कीन बनती है एथानॉल से, प्राइमरी अल्कोहल है ना तो हाई टेम्परेचर होगा थोड़ा सा। वुड, पेपर, शुगर, स्टार्च, इन तमाम में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इनसे कार्बन को अलहदा करता है सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी जितने भी HO इनसे वाटर बन जाता है। जैसे ये 6H12O6 ग्लूकोज में 6 कार्बन अलहदा हो जाएंगे और ये 6H2O बनेगा। सुक्रोज में 12 कार्बन अलहदा हो जाएंगे और 11H2O बन जाएगा, और ये
स्टार्च में 6 N कार्बन सेपरेट हो जाएंगे और बाकी 5 H2O बन जाएंगे N टाइम्स। तो ये जो वुड है, पेपर है, शुगर है, स्टार्च है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे आप इनमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं इनका कलर ब्लैक हो जाता है। ब्लैक कलर होने की वजह कार्बन का बनना है जो कि ब्लैक कलर की होती है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक में कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। अब देखें इसके रिएक्शन, हम देखेंगे कार्बन सल्फर के साथ, H2S के साथ और HBr और HI के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं अपना ऑक्सीजन दे के या दूसरे से हाइड्रोजन छीनता है। तो कार्बन सल्फर में तो हाइड्रोजन नहीं है कि सल्फ्यूरिक एसिड छीन सके, लिहाजा सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन देगा कार्बन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना करती है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड अपना ऑक्सीजन देगा सल्फर को, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना करता है। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि इसने अपने ऑक्सीजन दिए, जब इसने अपने ऑक्सीजन कार्बन को दिए या इसने अपने ऑक्सीजन सल्फर को दिए तो इसके पास ऑक्सीजन की कमी रह जाएगी। लिहाजा आपको ये 2 टाइम्स लेना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, क्योंकि जितने भी H हैं इससे आपने वाटर भी बनाना है, यहाँ भी 2H2O बनना है, और जितने भी S हैं इसमें उसे आपने SO2 गैस भी बनानी है। तो 2S हैं तो 2SO2 भी बनेगा, यहाँ भी 2S है तो 2SO2 भी बनेगा। तो सेकंड वाली में फिर आप इसे कंबाइन भी कर सकते हैं, SO2 2 टाइम और ये 1 टाइम 3 टाइम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब भी कोई ऐसा केमिकल जिसमें हाइड्रोजन वगैरह ना हो, सल्फ्यूरिक एसिड इसकी कैसे ऑक्सीडेशन करता है, अपना ऑक्सीजन देके, C से CO2 बनता है, H से SO2 बनता है, जितने भी H हैं इसे वाटर बनाया करना है और SO2 इन रिएक्शन में लाजमी बनाया करना है। ये H2S है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को अपना ऑक्सीजन इसे देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे हाइड्रोजन छीन लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, तो H2S की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये जो हाइड्रोजन इसे छीनेगा तो S सेपरेट रह जाएगा, S तो सेपरेट हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जितने भी H बचे आपने इसे वाटर बना देना है 2H2O, और मैंने आपको सिखाया SO2 तो लाजमी बनना ही बनना है। ये रिएक्शन भी हो गया। HBr या HI से भी यही काम करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे हाइड्रोजन छीना करेगा, तो ये Br2, इसलिए आपको 2 लेना पड़ा क्योंकि Br अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, सल्फर अकेला एग्जिस्ट करता था, आपने H2S मान लिया था। HBr में आपको 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि Br Br2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही आयोडीन I2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आपको ये 2 लेना पड़ा। बाकी जितने भी H बचे आपने इसे वाटर बनाने हैं, और जितने भी ये S बचे इसे आपने SO2 बनाना है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, तमाम रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन है, SO2 लाजमी बन रहा है, हर रिएक्शन में SO2 बना है। इसके अलावा वाटर भी तमाम रिएक्शन में लाजमी बन रहा है। देखें हर रिएक्शन में वाटर बना है, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि SO2 भी लाजमी बनना है, वाटर भी लाजमी बनना है। कार्बन सल्फर के केस में आपको सल्फ्यूरिक एसिड 2 टाइम लेने हैं, बाकी तमाम के केस में आपको एक बार ही लेना है।